Good morning, all of you. I am Dr. Sasiwala Tiwari, Assistant Professor, Department of History, DAV PG कॉलेज सिवान। आज हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करेंगे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों से मिलती है। इससे पता चलता है कि मौर्य शासकों ने केवल विशाल साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की, बल्कि इसे स्टेबिलिटी देने के लिए एक बहुत ही चुस्त दुरुस्त एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की भी व्यवस्था की। और इस व्यवस्था में जो पावर था वो किंग में सेंट्रलाइज था। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य राज्य को स्टेबिलिटी देना, अधिक से अधिक टैक्स वसूलना और इसे वेलफेयर के लिए तैयार करना, मतलब वेलफेयर से रिलेटेड वर्क ज़्यादा करना। इस एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई, लेकिन यह व्यवस्था बाद में भी परिवर्तित एवं संशोधित रूप से चलती रही। अशोक के समय में हम इसमें ज़्यादा संशोधन और परिवर्तन देखते हैं। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा, उस समय मौर्य साम्राज्य के सामने बहुत सारी कठिनाइयां थी। मौर्य राजा ने अपने शक्ति के बल पर इस राज्य की स्थापना की थी, इसलिए इसकी सुरक्षा भी सैनिक बल के द्वारा ही की जा सकती थी। विशाल सेना के संगठन के लिए धन की आवश्यकता थी। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तनों ने भी राज्य के समक्ष नई समस्याएं उपस्थित कर रखी थी और इन सभी समस्याओं के निदान के लिए राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए यह आवश्यक था कि राजा शक्तिशाली और योग्य हो, क्योंकि एक कमजोर और अयोग्य राजा राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज शक्ति के सुदृढ़ीकरण पर अत्यधिक बल दिया है। सारी शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित कर दी गई, लेकिन कौटिल्य निरंकुशता का पोषक नहीं था। वह राजा को हमेशा सलाह देता है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में राजा को यह सलाह देता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, उसे वैसा ही कार्य करना चाहिए जिसमें प्रजा का हित हो। चंद्रगुप्त के प्रशासन का प्रधान उद्देश्य इसे लोक हितकारी बनाना था। इस उद्देश्य से एक ओर विकास एवं सुदृढ़ीकरण तथा आर्थिक हितों की सुरक्षा पर बल दिया गया, तो दूसरी ओर शोषणात्मक एवं विघटनात्मक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाकर जनता का जीवन खुशहाल बनाने के उद्देश्य से कठोर नियम भी बनाए गए। जैसे दासों, कर्मकारों, भृत्यों के शोषण के विरुद्ध नियम बने। आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया गया। अस्त्र शस्त्र के निर्माण, उनके रखने, युद्ध में काम आने वाले मवेशियों के रखने पर भी राज्य का एकाधिकार था। इनका उद्देश्य केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ बनाना था। राजकीय नियमों को भंग करने वालों के लिए अर्थदंड एवं शारीरिक दंड की व्यवस्था की गई थी। साथ ही राज्य ने जन कल्याण के लिए निसहाय गरीबों, राजकर्मियों, सैनिकों की देखभाल की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली थी। इसलिए चंद्रगुप्त का जो प्रशासन था वह आंशिक रूप से निरंकुश होते हुए भी लोक कल्याणकारी था। मौर्य केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था राजा पर आधारित थी। कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक था। वह राजा को सर्वशक्तिशाली और राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानता था। उसके अनुसार राजा या राज्य की उत्पत्ति समाज में फैली अव्यवस्था की स्थिति को समाप्त करने के लिए हुई थी। सुरक्षा की चाह में सभी मनुष्यों ने मनु को अपना राजा चुना और सुरक्षा के बदले उसे टैक्स देना स्वीकार किया। अतः राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति, यहाँ तक कि ब्राह्मण और सन्यासी भी राजा के अधीन हैं। प्रजा को विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार राज्य की 7 प्रकृतियों स्वामी, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, मित्र एवं बल में राजा ही सबसे प्रमुख है। अन्य सभी उस पर आश्रित हैं। अतः अगर राजा योग्य होगा तो राज्य भी मजबूत होगा, जिसके परिणाम स्वरूप राजा को सर्वशक्तिमान और योग्य होना चाहिए। राजा के लिए आवश्यक था
कि वह उच्च कुल में उत्पन्न, योग्य, वीर, साहसी, दूरदर्शी, विपत्ति में विचलित नहीं होने वाला तथा शस्त्र और शास्त्र में पारंगत हो। कौटिल्य का यह भी मानना था कि क्षत्रिय को ही राजा होना चाहिए और भावी राजा, जिसको युवराज हम लोग कहते हैं, उसकी उत्तम शिक्षा की व्यवस्था भी अर्थशास्त्र में की गई है। कौटिल्य ने विशिष्ट दिनचर्या द्वारा राजा को हमेशा विभिन्न कार्यों में बांधे रखने का प्रयास किया है ताकि राजा निरंकुश या अत्याचारी न बन जाए। राजा की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था के भी उपाय सुझाए गए हैं। मेगास्थनीज भी राजा की सुरक्षा एवं दैनिक उसकी दिनचर्या का उल्लेख करता है। मेगास्थनीज के अनुसार वह सदैव प्रहरियों से घिरा रहता था तथा उसकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षिकाएं भी होती थी। वह दरबार में बिना व्यवधान के कार्य करता था। राजतंत्रीय व्यवस्था के अनुकूल चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था। राज्य के सारे अधिकार उसी के हाथों में केंद्रित थे। वह कार्यकारिणी का प्रधान था और इस हैसियत से वह मंत्रियों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति स्वयं करता था। परंपरागत राज्यशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार राजा सिर्फ धर्म का पालन करने वाला होता था, कानून का निर्माता नहीं। लेकिन कौटिल्य राजा को कानून निर्माण संबंधी अधिकार भी देता है। अर्थशास्त्र के अनुसार राजशासन कानून के अन्य स्रोतों से ऊपर था। इस प्रकार राजा को विधायिका संबंधी अधिकार भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिया गया है। वह सेना एवं न्याय का भी प्रधान था। राज्य के अंतर्गत होने वाले प्रत्येक गतिविधि पर वह नियंत्रण रखता था, जिससे राज्य की सुरक्षा हो सके और उसकी प्रगति हो। सैद्धांतिक रूप से यद्यपि चंद्रगुप्त सर्वशक्तिमान था, लेकिन व्यवहार में वह जन कल्याण करने वाला राजा ही था। चूंकि पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को राजा अकेले नहीं चला सकता है, उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए कौटिल्य राजा को सचिव या अमात्य नियुक्त करने की सलाह भी देता है। अर्थशास्त्र से मंत्री परिषद के गठन एवं इसके कार्यों पर प्रकाश पड़ता है। राजा राजकाज में सहायता के लिए सचिवों की बहाली करता था। इनमें सबसे प्रमुख मंत्री होते थे। मंत्रियों की संख्या 3, 4 या 5, 6 भी कहीं तुमको मिलेगा, से अधिक नहीं थी। राजा के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी यही थे। इनका काम राजा को सलाह देना था, मंत्रणा देना था। इनका चयन अमात्य वर्ग से योग्यता की परीक्षा द्वारा होता था। इन्हें सबसे अधिक वेतन मिलता था और ये मंत्री राजा के अंतरंग मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे। नीति निर्धारण संबंधी मामलों पर राजा इनसे परामर्श लेता था। अंतरंग मंत्रिमंडल के अतिरिक्त एक विस्तृत मंत्री परिषद भी थी। राजा का एक कैबिनेट भी होता था और इसके जो सदस्य थे वे मंत्री से निम्न स्तर के होते थे। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि जहां मंत्रिमंडल के सदस्यों को 48,000 पौंड वेतन मिलता था, वहीं पर मंत्री परिषद के सदस्यों को सिर्फ 12,000 पौंड मिलता था। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं थी। कौटिल्य का मानना है कि राजा को आवश्यकता अनुसार इसकी संख्या बढ़ाना या घटाना भी चाहिए। मौर्य साम्राज्य के विस्तृत कार्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परिषद के सदस्यों की संख्या बहुत बड़ी रही होगी। परिषद भी मंत्रिमंडल के साथ राजा को सलाह देती थी, लेकिन इसका मुख्य कार्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करना था। इसलिए मंत्री परिषद बहुत कुछ केंद्रीय सचिवालय के रूप में कार्य करती थी। इन सचिवों और मंत्रियों के अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख मिलता है। राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए अनेक पदाधिकारी को नियुक्त किया गया था और इसमें जो ऊंचे पदाधिकारी होते थे उनको तीर्थ कहा गया और इन तीर्थों की संख्या 18 बताई गई। इन तीर्थों में प्रमुख थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, सन्निधाता, नायक, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल, व्यवहारिक इत्यादि। और इन 18 तीर्थों के अतिरिक्त 30 अध्यक्षों का भी उल्लेख मिलता है। इनमें प्रमुख थे
कोषाध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, पणवाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, देवताध्यक्ष, उपाध्यक्ष इत्यादि। ये सभी निम्न स्तर के कर्मचारी हुआ करते थे और इन अधिकारियों की नियुक्ति भी मंत्रियों के समान ही प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही होती थी। मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड के समान थी। इसका जो स्ट्रक्चर था वो पिरामिड नुमा था, जिसके सबसे टॉप पर मंत्री थे और उसके नीचे अन्य कर्मचारी थे और इनका जो वेतन मिलता था वो योग्यता और कार्य के अनुसार 48,000 पौंड से लेकर 10 या 20 पौंड तक थी। राज्य की तरफ से कर्मचारियों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता था, परंतु इसके साथ साथ राज्य यह भी ध्यान रखता था कि कर्मचारी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करे। उनके कार्यों पर गुप्तचर कठोर निगरानी रखते थे। जो कर्मचारी अपना कार्य ठीक से नहीं करते थे उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी और गंभीर अपराधों के लिए मृत्यु दंड की भी व्यवस्था थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल एवं स्थायी सेना का भी गठन किया था। प्रशासन की तरफ से सेना की देखभाल का उचित प्रबंध किया गया। कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों ही सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। प्लिनी का मानना है कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, करीब करीब 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखभाल के लिए एक अलग विभाग था। इसके अंतर्गत 30 सदस्यों का एक बोर्ड होता था और ये बोर्ड 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 मेंबर होते थे। ये समितियां क्रमशः नौसेना, सेना यातायात, रसद एवं युद्ध सामग्री पहुंचाने वाली टुकड़ी, पैदल सेना, अश्वारोही, रथ एवं हाथी की देखभाल करती थी। यद्यपि कौटिल्य इन समितियों का वर्णन नहीं करता है, फिर भी वह सैनिक प्रशासन से संबंध महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता है। कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगिणी थी। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सेना के 4 पार्ट थे: पैदल, हाथी, घोड़ा और रथ। सैनिकों को अच्छा वेतन मिलता था और उन्हें अस्त्र शस्त्र, घोड़े, हाथी से भी युद्ध के समय राज्य की तरफ से दिए जाते थे। राज्य अस्त्र शस्त्रों के निर्माण एवं उनके रखने पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। युद्ध के समय व्यूह की रचना की जाती थी। युद्ध के समय रसद पहुंचाने, सड़क बनाने, घायलों की चिकित्सा करने के लिए सहायक सेना की टुकड़ियां भी होती थी। सैनिकों को खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने के आदेश नहीं था। सीमांतों की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए थे, जिनकी सुरक्षा दुर्गपाल और अंतपाल करते थे। आंतरिक सुरक्षा और अपराध तथा अपराधियों को कंट्रोल रखने के लिए राज्य ने पुलिस और गुप्तचर की भी व्यवस्था की थी। नगर में शांति सुव्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष को थी। दंडपाल पुलिस विभाग का हेड होता था। वह अपराधियों पर नियंत्रण रखता था। पूरे साम्राज्य में गूढ़ पुरुषों या गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। ये राज्य में होने वाली प्रत्येक घटना और व्यक्ति के कार्यकलाप की सूचना राजा तक पहुंचाया करते थे। गुप्तचरों की 2 श्रेणियां थी: संस्था और संचारा। संस्था अस्थायी गुप्तचर थे, वे एक जगह रहकर बातों की जानकारी हासिल करते थे। और संचारा वो ऐसे गुप्तचर थे जो भ्रमणशील थे। वो भ्रमण कर दूर दूर के सूचना को एकत्र करते थे और इसकी जानकारी राजा को करते थे। इस कार्य में स्त्रियों एवं वेश्याओं की भी सहायता ली जाती थी। गुप्तचरों के माध्यम से राजा आंतरिक षड्यंत्रों, भ्रष्ट कर्मचारियों की गतिविधियों तथा विदेशी शक्तियों के कुचक्रों पर नियंत्रण रखता था। ये गुप्तचर युवराज से जनसाधारण तक की गतिविधियों पर निगरानी रखते थे। यद्यपि न्याय व्यवस्था का भी प्रधान राजा ही था, लेकिन राज्य की तरफ से अनेक न्यायालय स्थापित किए गए थे। इसमें सबसे नीचे ग्राम न्यायालय थे और ये छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा इस निचले स्तर पर ही किया जाता था। अपराधियों को दंडित करने की व्यवस्था भी यही थी। ग्राम न्यायालयों के ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय, जनपद, धर्मस्थीय, कंटक शोधन न्यायालय थे। इसमें
जो केंद्रीय न्यायालय था वह दो प्रकार का था, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी मामलों की सुनवाई करते थे और कंटक शोधन फौजदारी मामलों की। लेकिन दोनों न्यायालयों के स्वरूप की विभाजक रेखा बहुत ही पतली थी। अपराधियों को कड़ी सजाएं दी जाती थी। जुर्माने के अतिरिक्त अंगभंग, मृत्युदंड की भी व्यवस्था थी। अपराधियों से अपराध स्वीकार करवाने या उन्हें दोषी और निर्दोष प्रमाणित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते थे और न्याय व्यवस्था का हेड भी राजा होता था। अंतिम निर्णय राजा का ही होता था। प्रशासन एवं सेना के खर्च को जुटाने के लिए और राज्य के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मौर्य शासकों ने विस्तृत राजस्व प्रणाली की भी व्यवस्था की थी। समस्त मौर्य प्रशासन का संगठन इसी उद्देश्य से किया गया था कि राज्य प्रत्येक संभव उपाय से उचित एवं अनुचित अधिक से अधिक धन संग्रह कर सके। अर्थशास्त्र में विभिन्न स्रोतों का उल्लेख किया गया है जिनसे राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती थी। इसके अनुसार राज्य को मुख्यतः दुर्ग, राष्ट्र, खान, सेतु, वन, वाणिक पथ से आमदनी होती थी। दुर्ग से अनेक प्रकार के कर उगाए जाते थे, जैसे चुंगी, जुर्माना, जेलखाना, शराब, वस्त्र उद्योग, वेश्या, कारीगर इत्यादि पर भी टैक्स लिया जाता था। राष्ट्र के अंतर्गत जनपद से होने वाली आय को रखा गया था। इसके अंतर्गत जो भूमि से टैक्स लिया जाता था वो 1/6 था। बंदरगाहों, सड़कों, चरागाहों इत्यादि से भी आमदनी होती थी, मतलब इससे भी टैक्स लिया जाता था। खनिज पदार्थों एवं उनके कारखानों से प्राप्त होने वाली आय खनी के अंतर्गत आती थी। बगीचों से प्राप्त होने वाले आय को सेतु कहा जाता था। वन से भी विभिन्न प्रकार की आमदनी होती थी। व्रज के अंतर्गत मवेशियों से आय प्राप्त होती थी। वाणिज्य पथ, स्थल और जल मार्ग से भी राज्य को विभिन्न प्रकार की आमदनी होती थी। प्रत्येक विभाग से उगाए जाने वाले करों की मात्रा निश्चित रहती थी, लेकिन विपत्ति के समय राज्य इन्हें बढ़ा भी सकता था। किसानों से सामान्यतः जो उपज होता था उसका 1/4 या से 1/6 तक टैक्स के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त तटकर, बिक्री कर से भी राज्य की आमदनी होती थी। धन की कमी पूरा करने के लिए अनेक साधनों का भी उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है। राज्य को जुर्माने एवं निजी उद्योग धंधों से भी धन प्राप्त होता था। प्राप्त राजस्व का एक बड़ा भाग राज परिवार एवं राज कर्मचारियों पर खर्च होता था। इसके अतिरिक्त जनहित के कार्यों, सिंचाई, सड़कों की व्यवस्था इत्यादि पर भी खर्च किया जाता था। राज्य व्यगार भी लेता था। राजस्व व्यवस्था का प्रधान समाहर्ता होता था, जो विभिन्न अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, गोप इत्यादि की मदद से टैक्स को कलेक्ट करता था। संनिधाता राजकीय कोष की देखभाल करता था और राज्य के आर्थिक हितों को क्षति पहुंचाने वालों के लिए कड़े दंड की भी व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार हम लोग आज मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को देखे। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और नगर प्रशासन। तो आज हम लोग केंद्रीय प्रशासन को देखें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देते हैं जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो, और टाउन या म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक्स।